Hello friends, today we are going to continue our lecture which is Story of Village Palam. In the last lecture, we have discussed up to the labor. We have discussed what is land and what is labor. Today we are going to continue from where we had left, and that is capital. Today we are going to discuss about the third factor of production, which is capital. Capital is an investment which is being invested by a owner into the business. It is a monetary investment which is being invested by the owner into the business. जब कोई ओनर यानी बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाए तो जो पैसा वो बिजनेस में लगाता है वो कहलाती है कैपिटल. बिजनेस के पास ये जो कैपिटल आई, ये जो पैसा आया इन द नेम ऑफ कैपिटल, बिजनेस इस पैसे को खर्च करता है रॉ मटेरियल लाने के लिए, लेबर लाने के लिए, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके. तो कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में दो परसेप्शन मिलेंगे. फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग अ कैपिटल, इट इज द इन्वेस्टमेंट. जो ओनर बिजनेस को पैसा दे रहा है उस पर्सन के हिसाब से देखें तो कैपिटल इज अ इन्वेस्टमेंट, और अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो इट इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर इन विच ही इज गोइंग टू यूज दैट कैपिटल. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैपिटल उसकी क्या है? इनकम. कैपिटल के नाम पर उसके पास पैसा आया, लेकिन ये पैसा जो आया है वो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए आया है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. तो बिजनेस इसको अब यूटिलाइज करेगा इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए या प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए जो खर्च करने हैं उन खर्च पर अब ये कैपिटल इस्तेमाल होगी. तो फिर कैपिटल का मतलब फिर बता दूं कि कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. And second definition, that capital is an expense. By nature, it is used for to meet the expense. Capital का इस्तेमाल किया जाता है expenses को करने के लिए. पता है समझ में? That capital is a source of money which is being used to meet the expense and expenditure. यानी it is from the capital that we are going to purchase different assets. On the basis of that, capital is further being classified as number 1, fixed capital and working capital. Fixed capital is a capital which is used for to buy a fixed asset. Fixed capital वो है जो fixed asset को खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाती है. Fixed asset को खरीदने के लिए, यानी ऐसा asset जिस पर expense one time होगा और utilization multiple. Fixed capital is an expenditure over fixed asset. It is an expenditure. इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हो कैपिटल एक्सपेंडिचर. It is an expenditure with which we are going to buy fixed asset. Fixed capital used to buy fixed asset. और मैंने कहा फिक्स एसेट क्या होगी? फिक्स एसेट वो है जिस पर खर्च एक बार हो और इस्तेमाल बार बार हो. जैसे पंखा. आप क्या करते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पंखा लेके आएंगे. पंखे पे एक बार खर्चा किया, मान ले 2000 रुपए का पंखा आप परचेस करके ले आए. आपने पंखा लगा लिया, पंखा लग गया, चल रहा है. अब चलने के बाद इस्तेमाल के बाद क्या पंखा फेंक देंगे और जब दोबारा इस्तेमाल करना होगा तो दूसरा पंखा लेके आएंगे? नहीं. पंखे पर एक बार खर्चा किया, अब बार बार इस्तेमाल होगा, मल्टीपल टाइम. साल भर इस्तेमाल होगा, 2 साल इस्तेमाल होगा, 3 साल, जब तक चले. यानी खर्च एक बार किया, इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं. बता रही समझ में? तो ऐसी चीजों को कहा जाता है फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट्स आर दोज थिंग्स व्हिच रिजल्ट्स इन मल्टीपल यूटिलाइजेशन एंड देयर इज वन टाइम एक्सपेंडिचर. देयर इज वन टाइम एक्सपेंस. एक बार खर्च होगा और मल्टीपल यूटिलाइजेशन होगा, ऐसी चीजों को कहा जाएगा फिक्स्ड असेट.
हालांकि फिक्स एसेट की और प्रॉपर डेफिनेशन दूसरी है, लेकिन कभी वो अकाउंट्स में या हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो वहां पर डिस्कस की जाएगी, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ इतना मतलब समझ लें कि फिक्स एसेट वो है जो बार बार इस्तेमाल होती है और जिस पर खर्चा एक बार होता है। वन टाइम एक्सपेंस मल्टीपल यूटिलाइजेशन, ऐसी हर चीज को लाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हुआ कहलाएगा फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीइंग स्पेंट in order to acquire a fixed asset that has multiple utilization and one time expenditure. इसी तरह working capital is a money which is spent on acquiring current asset used to buy current asset. करंट एसेट किसे कहते हैं? करंट एसेट वो है जिस पर खर्च बार बार होगा, इस्तेमाल एक बार होगी, यानी वन टाइम यूटिलाइजेशन एंड मल्टीपल एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिल्क, आप मिल्क परचेस करके लाए, मिल्क का इस्तेमाल क्या है? उसे पी जाना। आप मिल्क परचेस करके लाए और पी गए, अब आपको दोबारा मिल्क की रिक्वायरमेंट है, तो क्या दोबारा उल्टी करके वही मिल्क निकालोगे वो फिर पियोगे? नो। Once a milk is been consumed, it is being out from somewhere else. एक बार दूध पी लिया कहीं और से निकलेगा, अब मुंह से निकाल के दोबारा नहीं पी सकते। बात आ गई समझ में ना? यानी कि अब अगर हमें दोबारा मिल्क चाहिए, हमें दोबारा जाकर परचेस करना पड़ेगा। अगर हमने एक बार मिल्क परचेस किया और इस्तेमाल कर लिया, इट इज बीइंग फिनिश्ड, कंज्यूम, खत्म, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर दोबारा इस्तेमाल करना है तो दोबारा मिल्क जाकर परचेस करना पड़ेगा, नहीं, वी नीड टू स्पेंड अगेन। तो यहां पर रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो रहा है, रिकरिंग एक्सपेंस हो रहा है, बार बार खर्च हो रहा है और इस्तेमाल एक बार हो रहा है। ऐसी चीज को कहा जाता है करंट असेट। और करंट असेट को लाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हो वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। आ रही बात समझ में सबको? वर्किंग कैपिटल इज द मनी विच इज बीइंग स्पेंट ऑन एक्वायरिंग करंट असेट। करंट असेट को एक्वायर करने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू द बिजनेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट प्रोडक्शन। कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस को दिया ताकि प्रोडक्शन शुरू हो सके या प्रोडक्शन जारी रह सके। अब इस कैपिटल का इस्तेमाल बिजनेस कहां करेगा? दो फॉर्म में, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में वो ऐसी चीज लेके आएगा जिसका इस्तेमाल बार बार होगा और खर्च एक बार, और वर्किंग कैपिटल में वो ऐसी चीज लेके आएगा जिसका इस्तेमाल एक बार होगा, खर्च बार बार। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसका एग्जांपल एक और लिया जाए तो मशीनरी इज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड असेट, और मशीनरी को लाने में होने वाला खर्च फिक्स्ड कैपिटल, यानी द अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू बाय अ मशीनरी इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि मशीनरी एक बार आएगी और फिर बार बार इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर हमने फ्यूल इस्तेमाल किया, फ्यूल लाया, मान ले पेट्रोल या डीजल या जिस चीज से भी हम चला रहे हैं, फ्यूल जो हम लेके आए, तो फ्यूल तो एक बार आया, इस्तेमाल हो गया, खत्म हो गया, अगली बार इस्तेमाल करना है, नया फ्यूल लेकर आना पड़ेगा। तो ये किसका एग्जांपल है? वर्किंग कैपिटल का। अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीइंग स्पेंट ऑन एक्वायरिंग अ करंट एसेट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट को लाने में जो पैसा खर्चा हुआ वो कौन सा पैसा है? वर्किंग कैपिटल। यहां तक बात अगर सबको क्लियर हो गई हो कि फिक्स्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज बीइंग स्पेंट ऑन एक्वायरिंग करंट फिक्स्ड एसेट, एंड वर्किंग कैपिटल इज द मनी व्हिच इज बीइंग स्पेंट इन एक्वायरिंग करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट का क्राइटेरिया मैंने बताया, वन टाइम एक्सपेंस, मल्टीपल यूटिलाइजेशन, और करंट एसेट का क्राइटेरिया बताया, इट इज वन टाइम यूटिलाइज्ड एंड मल्टीपल एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल। इसको हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो एंटरप्राइज से बना। एंटरप्राइज का मतलब होता है रिस्क बियर करना, मैंने लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर, बियरर ऑफ रिस्क, और एंटरप्राइज बियरर ऑफ रिस्क का मतलब रिस्क को उठाने वाला। यहां कोई पत्थर नहीं जिसे उठा घूमेगा, सहन करने वाला, रिस्क को झेलने वाला। मिसाल के तौर पे आपने खीर बनाई, ठीक, आप चाहते थे खीर बने। अब इस एक्टिविटी का पर्पस होगा, किसी वजह से चाहते हो खीर बने, ऐसे तो देखने के लिए, अगर देखने के लिए तो ये भी एक पर्पस है। हर एक्टिविटी का एक पर्पस होता है। अगर आप चाहते हैं खीर बने तो उसका पर्पस होगा मेरा पर्पस ना, मैं खीर बना के बेचना चाहता हूं,
फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं खीर बना के खाना भी चाहता हूं, तो ये भी पर्पस हो सकता है, लेकिन अभी हम खीर बनाकर बेचना चाहते हैं। तो मैं खीर बनवाना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं। खीर बनाने के लिए अपने से खीर बन नहीं जाएगी कि मैंने सोचा खीर बन जाओ और ये खीर बन गई, नहीं, पॉसिबल नहीं। खीर बनाने के लिए वो क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल, दूध लाना पड़ेगा, चीनी लाना पड़ेगा, चावल लाना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट लाना पड़ेगा, गरीब आदमी इतने लाएगा। बाकी तुम्हें और बनाना है, खोया भी ले आओ और दुनिया की चीजें डाल लो, लेकिन बजट, इकोनॉमिक बजट भी जरा लेवल में लेके चलना है। कॉमन आदमी, मिडिल क्लास आदमी दूध लाएगा, चीनी लाएगा, चावल लाएगा और थोड़े से ड्राई फ्रूट ले आएगा, नहीं तो कम से कम ड्राई फ्रूट दिखा जरूर देगा कि आज देखो डाल लें। तो ये हो गया रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल ले आए, खीर बन जाएगी। रॉ मटेरियल खरीद कर ले आए कैपिटल से, पैसा, जितनी चीजें मैंने गिनाई है इनको लाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, तो मैं पहले पैसा लाऊंगा यानी कैपिटल लाऊंगा, कैपिटल से सारे रॉ मटेरियल खरीद के लाऊंगा। अब जब सारे रॉ मटेरियल खरीद के आ गए तो क्या खीर बन जाएगी? नहीं, बनाने वाला भी चाहिए, फिर लेबर पकड़ के लाऊंगा। बात समझ में? लेबर लाऊंगा, वो बनाएगा ना, लेबर भी ले आया, लेबर के साथ लैंड चाहिए, पानी वानी चाहिए कुछ उसमें कि नहीं चाहिए? पानी चाहिए, एनर्जी चाहिए बनाने के लिए, वो एनर्जी कहां से मिलेगी? नेचर से मिलेगी। तो हम सारी चीजें ले आए और सारी चीजें लाने के बाद क्या किया? बनाना शुरू किया और बन गया। लेबर तो आया बेचारा, उसने खीर बनाई, पैसा लिया, चला गया, उससे क्या मतलब खीर कैसी बनी कैसी नहीं बनी। खीर बनने के बाद अब मेरे ऊपर है, अच्छी बनी तो मुझे फायदा होगा, खराब बनी तो मुझे नुकसान। बन गई, बिक गई अगर तो मुझे फायदा हो जाएगा, नहीं बिकी तो मुझे नुकसान। यानी इस एक्टिविटी को कंडक्ट कराने में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कौन झेलेगा? मैं। तो मैं कौन हूं? एंटरप्रेन्योर। मैं कौन हूं? ह्यूमन कैपिटल, अ पर्सन हु इज मेकिंग प्रोडक्शन पॉसिबल। इट इज द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर टू डू द टू कैरी आउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने का आइडिया किसका था? एंटरप्रेन्योर का। प्रोडक्शन करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी उस पर खर्चा किसने किया? एंटरप्रेन्योर ने। सारा का सारा लॉस और प्रॉफिट कौन झेलेगा? एंटरप्रेन्योर। तो मैं हूं जो बियरर ऑफ रिस्क है, इसीलिए मुझे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है और मैं ह्यूमन कैपिटल। आगे बात समझ में? यानी मैं हूं जो कैपिटल देगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब ये नहीं ह्यूमन एक कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन जो कैपिटल प्रोवाइड करेगा, ओनर। ह्यूमन, द पर्सन हु इज गोइंग टू प्रोवाइड द कैपिटल इन ऑर्डर टू कैरी आउट प्रोडक्शन। तो ये है ह्यूमन कैपिटल। बात आगे समझ में? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन कैरी आउट होता है और हम चीजें बनाते हैं जिसको फिर इस्तेमाल करते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। अब बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न इन अ विलेज पालमपुर। देखिए, विलेज पालमपुर में क्योंकि एक नॉर्दर्न इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, विलेज, नॉर्दर्न इंडिया का विलेज रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यहां एलुवियल सॉइल होती है, तो यहां पर जो सॉइल के अकॉर्डिंग क्रॉप उगाते हैं लोग, वो कौन कौन सी मेजर क्रॉप? वो है ज्वार, बाजरा, वीट। वीट राबी क्रॉप है, विंटर सीजन में उगाई जाती है। ज्वार और बाजरा खारिफ क्रॉप है, समर सीजन में उगाई जाती है। इसी के साथ ज़ैद सीजन में कुछ वेजिटेबल्स और इसके साथ शुगर केन। विलेज पालमपुर में लोग जो उगाते थे वो खारिफ सीजन में ज्वार और बाजरा और राबी सीजन में वीट। इसी तरह ज़ैद सीजन में कुछ वेजिटेबल्स, पल्सेस और शुगर केन। ये इनका क्रॉपिंग पैटर्न था। अब फार्मिंग जो है वो दो मेथड से की जाती है। मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ये भी हम बता देना चाहिए, तो मुझे यहां लिख देना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न में मेथड्स ऑफ फार्मिंग, मेथड्स ऑफ फार्मिंग में हम फार्मिंग किस प्रोसेस से, किस तरीके से कैरी आउट कर रहे हैं वो। और इसके दो तरीके, प्रिमिटिव मेथड एंड मॉडर्न मेथड, जिसको सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कहा जाता है। दो तरीके हैं, एक है प्रिमिटिव और एक है सबसिस्टेंस, जिसको हम मॉडर्न कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच वी आर गोइंग टू यूज ओल्ड टूल्स, मैनुअल टूल्स विद नो टेक्निकल डिवाइसेस। यानी ऐसी फार्मिंग जिसमें हम मैनुअल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, हल, बैल, फावड़ा, कुदाली, ये सारी चीजें जिनको हाथ से इस्तेमाल किया जाता है, फिजिकल एफर्ट से इस्तेमाल किया जाता है, इनको कहते हैं मैनुअल डिवाइसेस।
तो primitive farming is a old fashioned farming in which we use primitive tools, manual tools in order to carry out farming. इसके कंट्रास्ट में जब देखें हम सबसिस्टेंस फार्मिंग को, जिसे मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं, तो इस फार्मिंग में हम क्या करते हैं, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल लेबर की जगह मशीन लेबर इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वो है मॉडर्न फार्मिंग। इन मॉडर्न फार्मिंग वी यूज मशीन्स, ट्रैक्टर, इंस्टेड ऑफ बैल एंड हल वी यूज ट्रैक्टर, इंस्टेड ऑफ using manual devices we use mechanical devices, we use pumps, we use pipes in order to carry out irrigation, we use sprinklers in order to sprinkle the insecticides and pesticides into the crop. तो यहां पर आकर हम मैकेनिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। वो काम जो पहले बैल के थ्रू पूरे दिन में हो रहा था, ट्रैक्टर के थ्रू 2 घंटे में हो जाता है, यानी हमारी वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। दूसरा कि हमारी इनकम भी ज्यादा जनरेट होती है। भाई जब हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो जिस लैंड पर हम काम 4 दिन में कंप्लीट कर रहे थे उसमें 2 दिन में कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो टाइम पीरियड लग रहा था प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप में वो कम हो जाएगा। जिस टाइम स्पैन में हम 200 कुंटल उगा रहे थे, अब मैकेनिकल डिवाइसेस का और मशीन का इस्तेमाल करके हम उसी फील्ड पर 400 कुंटल उगा सकते हैं। अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप बढ़ा सकते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मींस a farming in which we are going to use modern tools and equipments, mechanical tools and equipments for to carry out farming activities. I hope I am very clear. अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट इफेक्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? देखिए, with the passage of the time we are facing a problem of overpopulation. वक्त के साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन वो जो एरिया हमारे पास है क्रॉप प्रोड्यूस करने का वो नहीं बढ़ रहा, लैंड उतना का उतना ही है। इससे हो क्या रहा कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप तो लिमिटेड है लेकिन कंजम्पशन जो करते हैं क्रॉप का वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा, डिसबैलेंस, प्रोडक्शन कम पड़ जा रहा, कंजम्पशन ज्यादा हो जा रहा, खाने वाले लोग ज्यादा हो जा रहे हैं और पैदावार कम हो रही है, क्रॉप उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही जितने खाने वाले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे एक एक्यूट प्रॉब्लम ये आई, पॉवर्टी और हंगर। सोसाइटी में लोग भूखे रहने लगे, भूखमरी स्टार्ट हो गई। अब गवर्नमेंट क्या करे भाई, कैसे पूरा करे? 2 ही ऑप्शन है, या तो लोग कम कर दो, जो हो नहीं सकता। भाई लोग कैसे कम करेंगे? क्या मतलब मशीन गन लेके निकले बाहर, सबको लाएंगे गोली मार दें? ऐसा नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट कल ऐसा करे जहर मिला के जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लो खाओ मरो। क्या मतलब, खाने नहीं सकते, जहर खा के मर जाओ? नहीं, मारने का राइट तो हमारे पास है नहीं। तो ये ऑप्शन तो गया। पॉपुलेशन को कम तो नहीं कर सकते, हाँ कंट्रोल कर सकते हैं, और पैदा नहीं करेंगे या कम पैदा करेंगे, कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन कम नहीं। हम अपने से कम नहीं कर सकते। खुद मर जाए वो अलग बात है, नेचुरल डेथ हो जाए अलग बात है, हम किसी को मार नहीं सकते, हमारे पास ये राइट नहीं है। जब हमने जान दी नहीं है, जान लेने का राइट नहीं, तो गवर्नमेंट भैया मार नहीं सकती। तो क्या करे, प्रोडक्शन बढ़ाए। फिर अगर हम लोग कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी पैदावार बढ़ाएं। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। Green Revolution is a policy and a program initiated by the government in order to increase the production of crop. क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। इस प्रोग्राम के अंतर्गत किया क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की, क्या क्या किया जिससे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप बढ़ गया, तो वो पढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में, इस प्रोग्राम के अंडर में गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट काम किए। पहला काम जो गवर्नमेंट ने किया वो था रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सीड विथ HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, HYV तो मैं लिख देता हूं चाहे आपकी बात समझ में आ जाए। HYV सीड यहां लिख देते हैं।
इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, ये ऐसे सीड होते हैं जिनको खास तौर पर प्रोसेस डिजाइन किया जाता है ताकि बढ़िया फसल प्रोड्यूस करें। एक होता है नॉर्मल सीड, नॉर्मल सीड से नॉर्मल फसल निकलती है। ये होता है एडवांस सीड, गवर्नमेंट ने इसे लैब में बढ़िया सिचुएशन में रखकर अच्छी तरह से बनाया होता है। और अब वो क्या कर रही है कि नॉर्मल सीड की जगह किसानों को HYV सीड प्रोवाइड कर रही है ताकि जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप हो क्या हो, हेल्दी हो, क्रॉप हेल्दी हो गए, बढ़िया हो गए और खराब ना हो। तो सबसे पहला काम जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ने किया, द वेरी फर्स्ट चेंज दैट गवर्नमेंट हैड मेड अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन इज government replaces the normal seed with HYV seed. Government had provided HYV seed to the farmers so that they can produce a healthy crop. दूसरा काम जो गवर्नमेंट ने किया वो था रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल लेबर विद मशीन लेबर। प्रिमिटिव फार्मिंग को मॉडर्न फार्मिंग से रिप्लेस किया। वो लोग जो कल तक बैल और हल का इस्तेमाल करके फार्मिंग कर रहे थे उनको ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किए गए, मशीनरी प्रोवाइड की गई, स्प्रिंकलर्स प्रोवाइड किए गए, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए ताकि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो सके, इंप्रूव। जितने टाइम में वो एक बार क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे अब उतने टाइम में 2 बार कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ी, एफिशिएंसी इंप्रूव होने से प्रोडक्शन बढ़ी। सेकंड काम जो किया वो क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल लेबर विद मशीन लेबर। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डिफरेंट मशीनरी, डिफरेंट टूल्स to the farmers so that they can improve their working efficiency. टाइम भी बचे और उनका एफर्ट भी बचे। भाई पहले हल और बैल से कितना मेहनत पड़ती थी और दूसरा टाइम भी ज्यादा जाता था। आप ट्रैक्टर में बैठे आराम से आपने क्या कर लिया, सारा जुताई कर लिया और इसमें टाइम भी कम लगा, आपका एफर्ट भी कम लगा। तो इससे वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो गई, इंप्रूव। तीसरा काम जो गवर्नमेंट ने किया वो था फैसिलिटेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, लैब में बने हुए केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिससे क्या हुआ, बैरल लैंड को भी हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर लिया। यानी वो लैंड जो पहले किसी काम का नहीं था हमने उसको भी क्या कर लिया, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने से हमारा लैंड एरिया बढ़ गया, एग्रीकल्चर लैंड एरिया बढ़ गया, नेट सोन एरिया, जिससे क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से हमारी जो फसल खराब हो रही थी, इस पे कीड़े लग गए, टिड्डी आ गई, खा गई, कीड़े लग गए, तो कीड़े नहीं लग गए। अब हमारे पास पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड है जिसको हम छिड़क देते हैं जिससे फसल कीड़ों से क्या रहती है, सेफ। तो इससे जो हमारा प्रोडक्शन था वो वेस्ट नहीं हुआ। वेस्टेज को बचा लेना भी क्या है, प्रोडक्शन को सस्टेन करना। यानी पहले 200 कुंटल उगाते थे, 50 कुंटल तो खराब हो जाता था, 150 बचता था। अब हमने क्या किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके वो 200 कुंटल में जो 50 कुंटल खराब हो रहा था वो बचा लिया। एक तरह से वो इंप्रूवमेंट ही तो माना जाएगा। तो प्रोविजन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड रिजल्ट्स इन द हायर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ये 3 मेन काम गवर्नमेंट ने किए। इसमें वो इरिगेशन भी इंक्लूडेड है भाई। मशीनरी में गवर्नमेंट ने क्या किया कि ट्यूबवेल्स लगा के दिए ताकि डिपेंडेंसी जो रेन पर थी फार्मर्स की वो कम हो सके। अब फार्मर्स आर नॉट इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द रेन। अगर बारिश कम हुई या नहीं हुई तो उन्होंने ग्राउंड वाटर को पंप्स के थ्रू इस्तेमाल कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। अब जब आपने ये सारे काम किए तो इसके इफेक्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। अब भैया जब भी आप कोई चेंज लाएंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम में जब भी कोई चेंज आएगा तो फिर उसके इफेक्ट आएंगे और ये इफेक्ट अच्छे भी होंगे बुरे भी। बिल्कुल सेम केस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ भी है। इसके कुछ इफेक्ट अच्छे भी थे यानी एडवांटेज भी थे और कुछ इसके बैड इफेक्ट भी थे जिसको हम डिसएडवांटेज कहते हैं, जिनको दोनों को भी हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छे की, एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज जो ग्रीन रेवोल्यूशन से मिला वो था इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जो इसका पर्पस था वो पर्पस अटेन हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लाई करने से प्रोडक्शन नो डाउट बढ़ गया और यही हमारा पर्पस था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन सो दैट वी कैन मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ क्रॉप बाय द पीपल। यही हमारा पर्पस था, तो ये पर्पस फुलफिल हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन की इंप्लीमेंट से प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप राइज कर गया। दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि देयर इज अ राइज इन द इनकम ऑफ द फार्मर्स।
फार्मर की इनकम बढ़ गई। भैया जब क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बिकेगी भी तो ज्यादा, तो पैसा भी डेवलप होने लगा, आने लगा पैसा, भाई राइज हो गई इनकम फार्मर की। अब फार्मर भी क्या कर सकता था, अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकता। पहले बेचारा किसी तरह अपनी नीड्स पूरी कर रहा था, उसी में खर्च हो जाता था। अब उसके पास इतना पैसा आने लग गया कि उसने नीड्स के साथ साथ डिजायर्स भी फुलफिल करना शुरू किया। उसका मन भी कर रहा पिज्जा खाने का, तो उसके पास इतना पैसा है कि पिज्जा खा सकते हैं, क्योंकि इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो पहला एडवांटेज था इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, दूसरा था राइज इन द इनकम ऑफ द फार्मर, और तीसरा था राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फार्मर। इनकम के बढ़ने की वजह से फार्मर का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो गया, हाई। फार्मर का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने का मतलब है अब फार्मर के पास वो सारी मिनिमम फैसिलिटीज थी जिससे वो कंफर्टेबल लाइफ जी सकता था और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता था बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ये क्लियर है सबको? तो अब देखिए तीन हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए। पहला एडवांटेज क्या था, पहला एडवांटेज था इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, दूसरा राइज इन द इनकम ऑफ द फार्मर, तीसरा राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फार्मर। नाउ अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तीन डिसएडवांटेज डिस्कस कर लें। सबसे पहला डिसएडवांटेज ग्रीन रेवोल्यूशन का जो था वो ये लॉस इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगी। क्यों? एक्सेसिव प्रोडक्शन जब भी किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, कम। यानी कि यहां पर हुआ क्या कि सॉइल के एक्सेसिव प्रोडक्शन से, सॉइल के एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन से, क्रॉप के एक्सेसिव प्रोडक्शन से जो न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल के उन्हें रीगेन होने का टाइम नहीं मिला। और जब उन्हें रीगेन होने का टाइम नहीं मिला उनकी फर्टिलिटी क्या हो गई, कम। इस फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया। इस केमिकल फर्टिलाइजर ने दूसरा डिसएडवांटेज दिया, वो था एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। जब आप नेचुरल कंपोनेंट्स की जगह केमिकल कंपोनेंट से फसल उगाएंगे तो फसल के अंदर भी केमिकल्स आएंगे, और जब आप केमिकल्स खाएंगे तो आप केमिकल हो जाएंगे, यानी कि आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर अच्छी नहीं रहेगी, आपकी हेल्थ पर उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, आप बीमार हो जाएंगे। Because of the excessive use of chemical fertilizers in the production of crop, it has a very deep impact on the health of the human being. ये दूसरा एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये, because of the use of the ground water, और हम कहें excessive use of ground water, it lead towards a depletion in the ground water level. ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करने की वजह से, एक्सेसिव इस्तेमाल करने की वजह से हुआ क्या, ग्राउंड वाटर का वाटर लेवल क्या हो गया, कम, जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई क्या हो गई, शॉर्ट। हम सबको पता है कि ग्राउंड वाटर हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, तो जब हम उसका इस्तेमाल खेत में इरिगेशन के लिए कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, वो ग्राउंड वाटर दोबारा रेस तो हुआ नहीं, बारिश स्टार्ट हुई नहीं, आपने पानी इस्तेमाल कर लिया, तो होगा क्या, वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो देयर आर थ्री डिसएडवांटेज। पहला, लॉस इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दूसरा एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, एंड तीसरा, देयर इज अ शार्प डिप्लीशन इन द ग्राउंड वाटर लेवल बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। आई होप आई एम वेरी क्लियर। Now we are going to discuss about the problems faced by poor farmers and farm laborers and non-farming activity. These two topics we will be discussing in our next lecture. Up till then, thank you very much. And I also made request to all my viewers that please make a very decent and formal comment on the videos. It is a public platform where I uploaded my video. YouTube is a public platform. आप सभी जानते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हर कोई आपको देख रहा है। अगर आप किसी तरह के इनएप्रोप्रिएट कमेंट करेंगे तो मेरा या हमारे चैनल का कोई डिस्क्लेम नहीं है, इसमें आपका ही लॉस है। लोग आपको देख रहे हैं, उनको पता है कि आप किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं या किस तरह के आप कमेंट्स कर रहे हैं, तो इसमें आपका ही जो है वो लॉस है, हमारा कोई लॉस नहीं। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स से ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि वो मैनर्स और डिसेंसी का बहुत ध्यान रखेंगे व्हाइल मेकिंग कमेंट्स। और फिर मैं एक रिक्वेस्ट भी करूं कि सब्सक्राइब करिए चैनल को,
ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।